नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। और आज बहुत ही खास पेशकश मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पूरे 50 मिनट हम राजनीति पे चर्चा करेंगे। और राजनीति में ये जो चालू वर्ष है 2023 और 2024 राजनीति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल 9 या 10 राज्यों के चुनाव होंगे और अगले साल लोकसभा के चुनाव होंगे। तो पॉलिटिकल लैंडस्केप को समझना और बहुत सारे जो घटनाएं हमारे आसपास हो रही हैं उनको समझना, मतदाता के मानस को समझना और लोगों के वोटिंग पैटर्न बिहेवियर को समझना, ये सब मैंने सोचा कि इस साल की शुरुआत में हमें करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है ही है। और चूँकि पॉलिटिक्स ही सब कुछ तय करती है, तो देश के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इस विषय को समझा जाए। तो बहुत शोर शराबे वाले, लड़ाई झगड़े वाले या उत्तेजक विषयों पे बातचीत होती रहती है, लेकिन हम आवाज़ अड्डा में ये कोशिश करते हैं कि एक सार्थक चर्चा हो और विषय को गहराई से समझा जाए, जिससे आपको फैसले लेने में मदद मिले और आप विषय को अच्छे से समझ सकें। तो इसलिए आज हमने दो बेहद ख़ास मेहमान बुलाए। मैं आपसे उनका परिचय कराता हूँ। आप उनसे परिचित होंगे, लेकिन विशेष परिचय भी आज आपको मैं कराऊँगा उनसे। हमारे साथ हैं एक्सेस माई इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप गुप्ता जी। आप इनसे परिचित होंगे। जितने भी एग्ज़िट पोल्स आप देखते हैं उसमें हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं बैंग ऑन, एकदम सटीक, वो प्रदीप जी की जो कंपनी है एक्सेस माई इंडिया उसके रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ अभय दुबे जी हैं, प्रोफेसर हैं विश्वविद्यालय अम्बेडकर में, उनसे भी बातचीत होगी। प्रदीप जी के बारे में कुछ चीज़ें लोगों को इसलिए बता दूं मैंने कि क्यों मैंने चुना कि मुझे प्रदीप जी से बात करनी, बड़ी रिक्वेस्ट मैंने उनसे की और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मानी। इसके लिए बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए, जब हम लोग एग्जिट पोल्स देखते हैं या पोस्ट पोल, प्री पोल, तमाम तरह सर्वे देखें, तो वो जो डेटा इकट्ठा होता है ना, उसमें थॉट्स को आप डेटा के कन्वर्जन के रूप में देखते हैं और उससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं हम लोगों के। तो प्रदीप जी की जो कंपनी है उसने अब तक 60 एग्जिट पोल किए हैं, जिसमें से 56 बैंग ऑन रहे हैं, यानी 100% सही पड़े हैं वो। अब इतना बड़ा सक्सेस रेट जो 93-94% बैठता है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इस रिकॉर्ड को समझने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन भी हो रहा है कि इतनी ये क्या प्रणाली है, कैसे गुप्ता जी ये कमाल करते हैं कि बिल्कुल सही बैठते हैं, और वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, किसी भी तरीके के चुनाव हो। और इसके अलावा बहुत सारे विषयों पे व्यू भी है इनका। तो हमने सोचा इनसे बात की जाए। और अभय जी को तो आप जानते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, कई सारी किताबें लिख चुके हैं और बहुत ही गहरी समझ राजनीतिक और सामाजिक विषयों पे है। प्रदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। तो जैसा कि मैंने कहा कि 2023-24 की राजनीतिक मंच को समझने की हम कोशिश करेंगे। प्रदीप सर, शायद आपका अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है मुझे लग रहा। आवाज़ आ रही प्रदीप जी आपको मेरी? नहीं, आपकी आवाज़ बिल्कुल मुझे आ रही है। क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है? बिल्कुल सर, एकदम परफेक्ट है। शुरुआत करते हैं सर। तो दो ही मेहमान हमारे साथ हैं, 50 मिनट का बढ़िया अपने पास पर्याप्त वक्त है। विस्तार से समझेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। प्रदीप सर, 2023 और 2024 राजनीति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। और अभी ठीक 1-2 महीने पहले भी बहुत ही ज़बरदस्त नतीजे आए हैं 3 राज्यों के, और उन 3 राज्यों के भी अपने अपने लेसन्स हैं, वो भी मैं आपसे समझूंगा। तो शुरुआती सवाल बिल्कुल जिसको कहते हैं मदरहुड क्वेश्चन है कि इस वक्त की राजनीति पर क्या टिप्पणी है आपकी? देखिए, राजनीति का जहाँ तक सवाल है और खासकर मतदाताओं का रुझान है, उसको आप इसी हिसाब से समझ सकते हैं। कोई भी चुनाव आए या कोई भी राजनीतिक विषय आए, जनता ने जहां वोट करना है तो 3 ही बड़े विषय होते हैं: वादे, दावे और इरादे। वादे का तात्पर्य यह है कि जो अपोजिशन पार्टी है, जो चुनाव में जा रही हैं, वो तमाम तरह के वादे करेंगे। दावे, जो इनकम्बेंट, जो वर्तमान सरकार है, वो उन्होंने क्या क्या 5 साल के दौरान काम किए हैं, वो उसके दावे करेंगे। और जनता के अपने मुद्दे होते हैं, जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी और तमाम तरह के विषय। उनके चलते जनता ये देखती है कि इन सबको सुलझा पाने में अगले 5 साल के लिए कौन ज्यादा उपयुक्त है, और उसके हिसाब से वो अपना इरादा बनाती है और उसको वोट करती है। ये तो एक सिंपल चुनावी प्रक्रिया हो गई। अब आपने जो सवाल पूछा कि आज जब हम खड़े हैं, खासकर उस परिप्रेक्ष्य में कि पिछले साल 2
महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव हुए, जिसमें एक उत्तर प्रदेश और एक दूसरा गुजरात शामिल है, और उसके अपने नतीजे आए। और उसके साथ साथ पंजाब और दिल्ली एमसीडी, यानी एमसीडी हम भली उसको म्युनिसिपल चुनाव कहें, बट दिल्ली करीब करीब 95-98% पूरा का पूरा राज्य शामिल उसके अंदर होता है चुनाव करने के समय में। तो वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, और उसमें जो है आम आदमी पार्टी ने, हम कहेंगे कि फेयरली गुड सफलता हासिल की। और तीसरी पार्टी जो निकल के आई वो कांग्रेस पार्टी है, जिसने कि हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। तो इस हिसाब से ये पिछले भूतकाल यानी कि पिछले साल की बात आ गई। अब इस साल की बात कर लें, जिसमें कि जैसे आपने बताया 9 राज्यों के चुनाव होना तो निश्चित है, और शायद परिस्थितियां ठीक रही तो जम्मू एंड कश्मीर के भी चुनाव हो सकते हैं। और इन 9 राज्यों की बात करें तो इसमें केवल बीजेपी की खुद की जो सरकार है वो मध्य प्रदेश और त्रिपुरा के अंदर है। नागालैंड में जो है बीजेपी की संयुक्त अलायंस के अंदर जो है बीजेपी सरकार में शामिल है। बाकी जगहों पे या तो क्षेत्रीय पार्टी है, और कांग्रेस की जो सरकार है वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस 9 राज्यों में से 4 राज्य जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, उत्तर पूर्वी राज्य है, ठीक है, उनकी एक अपनी तरीका होता है। और बाकी बात कर लें तो इसमें जो 5वां स्टेट जुड़ता है वो तेलंगाना है। बाकी सब जगहों पे तो बीजेपी और कांग्रेस की सीधी सीधी फाइट नजर आ रही है। सिर्फ तेलंगाना ऐसा राज्य है जहां पे कह सकते हैं कि रीजनल पार्टी जो है, बड़े राज्यों की बात कर रहा हूं, जिसमें कि टीआरएस पार्टी उसमें शामिल है जी। तो अब देखने वाली बात यह, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ जनता सरकार को रिपीट कर देती है, और बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि परिवर्तन आ जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में आया। और परिपाटी के चलते बोले पिछले दिनों में तो राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की ये परिपाटी रही है, जो कि हर 5 साल में सरकार बदलते हैं, लेकिन परिपाटी पिछले कुछ 5 सालों में बदली भी है, जैसे कि उत्तराखंड में, जैसे कि केरला में। तो आज की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें, और जनता ये देखती है कि जो वर्तमान सरकार ने जो पिछली बार 5 साल पहले वादे किए थे उसके ऊपर वो कितनी खरा उतरी या नहीं उतरी, और उसके हिसाब से वो अपना निर्णय लेते हैं। जी प्रदीप जी, क्या ये मैं मान सकता हूं कि जो चुनाव होने वाले, कर्नाटक में भी बीजेपी है, तो इन राज्यों के चुनाव के आधार पर आप 2024 का आकलन करना चाहते हैं, या एक बड़ा पैटर्न देखा गया कि लोग नगरपालिका में अलग, विधानसभा में अलग, लोकसभा में अलग अलग अपनी पसंद के हिसाब से वोटिंग करते हैं? क्या ऐसा कोरिलेशन है, या तीनों को अलग अलग देखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आपने जैसे बताया कि एक पहले समय था जब टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन का अभाव था। बिल्कुल थैंक यू, आपने मुझे करेक्ट किया कि कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार है, जो 9 राज्य होने। तो जो पुराने समय में था कि जो वोट करने जब लोग जाते थे तो उनको केवल अपने क्षेत्र में क्या घटनाएं घट रही, अपने क्षेत्र से तात्पर्य है उनकी विधानसभा में क्या हो रहा है, केवल उनको उतना ठीक से पता होता था। बाकी सब समाचार पत्रों के माध्यम से और उड़ी उड़ी खबर होती थी। लेकिन आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में आप देखेंगे पिछले 10 सालों में, 10 से भी ज्यादा सालों में 10% ऐसा हुआ है केसेस में 2 या 3 राज्यों में आप देखेंगे कि हंग असेंबली आई है, वरना जनता ने जिसको भी जिताया पूरे शिद्दत के साथ जिताया। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जनता को ये पता है यदि हम आज राज्य सरकार का निर्णय कर रहे हैं, मैंडेट कर रहे हैं या वोट कर रहे हैं, तो उनसे किन विषयों की अपेक्षा करनी चाहिए और उनका मूल्यांकन जो है किन विषयों पर करना चाहिए। जब राज्य सरकार के चुनाव होते हैं तो महत्वपूर्ण बातें होती हैं, रोड, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और राशन संबंधित, और उसके साथ किसानों से संबंधित सुविधाएं और व्यवस्थाएं, और उसके अलावा जो हमेशा से मुद्दे होते हैं जनता के, इसके अलावा मुद्दे होते हैं जैसे कि आप हमेशा ये पाएंगे कि महंगाई है, बेरोजगारी है, इस तरह के तमाम मुद्दे होते हैं, गवर्नेंस के मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे हैं, इस तरह के मुद्दे होते हैं। बट मुद्दे तो 50 साल पहले भी थे और 50 साल बाद भी रहेंगे। जनता ये देखती है इनको सुलझा पाने में कौन उपयुक्त है,
कौन सक्षम है और उसके आधार पे वो निर्णय लेते हैं। तो हर इलेक्शन अब म्युनिसिपैलिटी एकदम लोकल इलेक्शन होता है, जहां पे कि मतदाता जिनको वो चुनते हैं, नगर सेवक या पार्षद या अध्यक्ष, वो रोजमर्रा में उनको देख पाते हैं। तो उनकी व्यवस्थाएं भी अलग है कि गार्बेज कलेक्शन, गार्डन, इससे संबंधित सारे ट्रैफिक, इससे संबंधित विषय होते हैं। तो विषय भी अलग है, नेता भी अलग है, और उसके आधार पर वो निर्णय लेते हैं। लोकसभा की बात रह गई तो वो एकदम अलग है। तो आज के समय में सभी चीजों पे उसके बहुत सारे उदाहरण आपको दिल्ली के लोकसभा इलेक्शन, दिल्ली के विधानसभा में जो आप देखते हैं और दिल्ली के एमसीडी में जो देखते हैं, बिल्कुल अलग अलग रुझान आते हैं और करीब एक एक दो साल के बीच में तीनों इलेक्शंस होते हैं। तो उसके चलते हम कह सकते हैं कि हाँ, लेकिन एक मोमेंटम बनता है, एक कार्यकर्ताओं के बीच में एक ऊर्जा आती है यदि जो भी पार्टी जीतती है, किसी भी इलेक्शन में जीते, बट उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जनता के इरादे और उनका निर्णय। तो आपको हर इलेक्शन को अलग अलग हिसाब से देखा जाना चाहिए, ऐसा ये मैं मानता हूँ। जी प्रदीप सर, जब आप सर्वे करते हैं, पोस्ट पोल एग्जिट पोल करते हैं, रिसर्च करते हैं, आपकी टीम लोगों से मिलती है, तो आप उनसे क्या मतलब समझने की कोशिश करते हैं? उनकी माइंड रीडिंग करते हैं या उन्होंने जो बोला उसको लिख लिया फिर बाद में उसको एल्गो लगा दिया? ये कैसे, मतलब उनका माइंड रीडिंग कैसे करते हैं आप? क्योंकि कई बार होता है कि जैसे फंडामेंटल साइंस में हम लोग कहते हैं ना कि टेम्परेचर प्रेशर को आप कंट्रोल कर दें। सर्वे के चलते या जब हम लोगों से इंटरव्यू करते हैं, रूबरू होते हैं, हाँ। तो किसी से भी हम ये नहीं पूछ सकते कि आप किसको वोट देने वाले हैं या दे चुके हैं। हाँ। यदि हम ऐसा पूछेंगे तो हमसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होगा। हाँ। हम सबसे ज्यादा पूछते हैं, भाई आपके प्रमुख विषय कौन से हैं, मुद्दे कौन से हैं, क्या समस्याएं हैं आपको, और इन समस्याओं के समाधान के लिए कौन उपयुक्त लगता है और कौन इसका जिम्मेदार है। यदि ये समस्याएं आज व्याप्त हैं तो आपको क्या लगता है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो जब आप समस्याओं की बात करते हैं तो जनता के साथ आपका, हमारे सर्वे की 3 विषय होते हैं। सबसे पहले तो रीच का तात्पर्य यह है कि सही जगह पर हम पहुंचे, राइट सैंपलिंग। सर्वे में सबसे बड़ी चीज है सैंपलिंग, जो रिप्रेजेंटेटिव हो, प्रतिनिधित्व करे। जो हम 100 लोगों से बात करने वाले हैं, उस 100 लोगों के अंदर सही अनुपात में जातिगत समीकरण, सही अनुपात में जेंडर का, सही अनुपात में एज ग्रुप, और लार्ज स्केल तक ऑक्यूपेशन और रूरल और अर्बन, इन सही विषयों का समावेश इस सैंपलिंग में हो तो हम उसको कहते हैं रीच। जब आप रीच हो गए तो सेकंड है कनेक्ट। आप उससे कितने अच्छे से कनेक्ट हुए, तो जो इनसाइट है, वो जो धारा प्रवाह है जो उनके दिमाग और मन के अंदर है, वो बात आपके लोग जान सके, उसको कहते हैं कनेक्ट। और जो बातें उन्होंने बताई है, तीसरा विषय अंडरस्टैंडिंग। तो रीच, कनेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, इन 3 विषयों के आधार पर हम उनसे जुड़ते हैं, समझते हैं और उसका आकलन कर के किसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि यहां पर कौन जीत सकेगा और कौन सरकार बना सकेगा। प्रदीप सर, एक और छोटा सवाल। तो आपकी इस बात से मैं ये समझ पा रहा हूं कि एक तो मुद्दे